एच पाइलोरी का टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपने क्या करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने ये बताना है कि फ़र्ज़ करें आपको अलामत आ रही हैं एच पाइलोरी की, आपके मैदे में जलन हो रही थी और सारा कुछ इस तरह के मामला थे और आपने टेस्ट करवाया एच पाइलोरी का। कौन सा टेस्ट करवाया है जी? आपने स्टूल एंटीजन का या यूरिया ब्लड टेस्ट। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि ब्लड टेस्ट जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो आपने स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाना है या यूरिया ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर अब ये पॉजिटिव आ जाता है तो आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, यानी कौन से डॉक्टर का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने जो दवाई वो देगा या आपको जो रेजीम शुरू कराएगा, कोर्स शुरू कराएगा, उसमें क्या चीज़ें देखनी है ऐसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही है कि नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या डाइट आपने लेनी है और चौथे नंबर के ऊपर क्या ऐसी अलामात हैं या क्या ऐसे साइन्स हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आपने फ़ौरी अपने डॉक्टर से रजू करना है क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनके मैदे में जलन रहती है या वो इस तरह करके एच पाइलोरी के मरीज़ हैं तो उनके साथ लाज़मी शेयर करें। सबसे पहले आपने डॉक्टर का जो इंतखाब करना है, वो या तो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो सकता है या वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकता है या वो आपका जनरल फिजिशियन हो सकता है। ये 3 किस्म के जो डॉक्टर हैं, ये एच पाइलोरी का इलाज अच्छी तरह कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी स्पेशलिटी या इनकी जो आप ये कह लें कि इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो इसके अंदर ज़्यादा होगा आम डॉक्टरों से, दूसरे डॉक्टरों से, यानी सर्जरी के या ऑर्थोपेडिक के जो डॉक्टर हैं, उनसे इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस तरह के मरीज़ों को डील करने के लिए जो एच पाइलोरी की हैं। तो आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाना है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि आपने कौन-सी मेडिसिन जो है वो देखनी है कि ये ठीक है, नहीं है। देखें, या तो आपको वो ट्रिपल रेजीम शुरू करवाएँगे। मोस्टली अगर आप पहली दफ़ा कोर्स करने लगे हैं, आपका नया-नया एच पाइलोरी जो है वो डायग्नोस्ड हुआ है, तो फिर आपको वो ट्रिपल रेजीम से शुरू करवाएँगे। यानी 3 ड्रग होंगे उसके अंदर मोस्टली। उसमें 2 किस्म की एंटीबायोटिक होएगी और एक जो है उसके अंदर ऐसा ड्रग होगा जो आपके मैदे के तेज़ाब को कंट्रोल करता होगा। या फिर क्वाड्रुपल रेजीम में 4 ड्रग्स होते हैं। अब इन दोनों रेजीम्स के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दोनों चेंज की जा सकती हैं, वो अल्टरनेटिव होती हैं, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उसको पता होता है अपने एक्सपीरियंस पे कि इस तरह के मरीज़ों में या उस इलाके में कौन-सी एंटीबायोटिक जो है वो रेज़िस्टेंट है, कौन-सी एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा अच्छा असर करती है, ये सारा डॉक्टर पे इन्हिसार करता है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि क्या वाक़ई ही जो आपको दवाई दी गई है उसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक है और एक ऐसी दवाई है जो आपके मैदे को तेज़ाब को रोकती है, ठीक है? इसके बाद आपने 14 दिन का ये कोर्स करना है, ठीक है? मोस्टली ये 14 दिन का होता है, कुछ जगह पे ये 10 दिन का भी रिकमेंडेड होता है, लेकिन 14 डेज़ का आपने यहाँ पर पाकिस्तान में तो लाज़मी कोर्स करना है या ऐसे इलाकों में जहाँ पर बैक्टीरियल रेज़िस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है? उसके बाद 14 दिनों के बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपने 4 से 6 हफ़्ते तक वेट करना है। अगर तो आपके सिम्पटम मामूली हो गए हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो इसके आपने ये नहीं सोचना कि भई अब तो मेरे बिल्कुल सिम्पटम्स ख़त्म हो गए, अलामात ख़त्म हो गई, तो अब मैं छोड़ देता हूँ। आपने छोड़ना नहीं है, आपने 14 दिन का पूरा कोर्स करना है। उसके बाद आपने 4 हफ़्ते से लेकर 6 हफ़्ते तक आपने इंतज़ार करना है और उसके बाद फिर अपना दोबारा टेस्ट करवाना है स्टूल एंटीजन का या फिर यूरिया ब्लड टेस्ट। इन दोनों टेस्टों में से कोई आप एक टेस्ट करवाएँगे, ये देखने के लिए कि वाक़ई ही एच पाइलोरी जो है वो आपके सिस्टम से, आपके जिस्म से इरेडिकेट हो चुका है, निकल चुका है या नहीं निकल चुका। अगर तो इरेडिकेट हो गया है, वेल एंड गुड। अगर फिर भी पॉज़िटिव आता है, तो आपने अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं पहले बता चुका कि ये जो बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये बहुत ही ख़बीث किस्म का और ढीठ किस्म का बैक्टीरिया होता है। ये बड़ी मुश्किल से निकलता है और मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो र आप हो सकता है कि आप उसको रेज़िस्टेंट हो, तो आप पे वो काम ना कर रही हों। ये देख के डॉक्टर साहब जो हैं वो आपकी दवाई चेंज कर देंगे। जब वो चेंज करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपको असर आ जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो आपके रेज़िस्टेंट है, आप उनसे इससे आपको फ़र्क नहीं आ रहा। तो वो आपकी दूसरी जब एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएँगे तो मोस्टली लोगों को इसमें फ़र्क आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि लो रेज़िस्टेंट, जहाँ पर इतनी ज़्यादा रेज़िस्टेंस नहीं है, अगर आपने एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि 80 टू 90% चांसेस होते हैं कि पहली रेजीम के अंदर, पहले कोर्स के अंदर लोगों का एच पाइलोरी इरेडिकेट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री है, आप छोटे-छोटे ज़ुकाम से, छोटी-छोटी वजूहात पे आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते आए हैं, तो फिर आपको क्वाड्रुपल रेजीम की तरफ जाना जा सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब आपने क्या करना है?
फ़र्ज़ करते हैं जी आप मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताएँ कि आपने डाइट क्या लेनी है? आपने डाइट के अंदर देखें जी सबसे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा शुगरी और एसिडिक चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। एसिडिक चीज़ें कौन-सी आ जाती हैं आपकी वो वाली एसिडिक नहीं है जिनको आप समझते हैं। एसिडिक बेसिकली जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है? आपके जो बेवरेजेज़ हैं, इस तरह की जो फ्रूट जूसेस जो कमर्शियल मिलते हैं, इन सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। देखिए, कुछ लोग दही को भी एसिडिक समझते हैं, हालाँकि जो दही का किरदार है, इसके अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक अच्छा प्रोबायोटिक है। तो क्योंकि आपने बड़ी हेवी एंटीबायोटिक लेनी है, तो आपके गट का फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपने उसके लिए फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्स के बाद, जब कोर्स खत्म हो जाए, ठीक है? ताकि आपका गट का फ्लोरा जो है दोबारा ठीक हो जाए। दूसरे नंबर के ऊपर आपने स्मोकिंग से, वेपिंग से, तम्बाकू से या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, नस्वार वगैरह जो भी, आपने उससे टोटली परहेज़ करना है क्योंकि ये बार-बार फिर दोबारा आपके स्टमक की गट लाइन को इरिटेट करेगा और वो फिर दोबारा जो है अल्सर हील होने का जो हमारा मकसद है, वो पूरा नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, आगे चलें तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है अपनी। हाइड्रेशन आपकी जितनी रहेगी, उतना आपकी रिकवरी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और मील्स के अंदर यानी खाने के अंदर आपने बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालना। अगर आप बहुत देर तक भूखे रहेंगे, फास्टिंग करेंगे या एक खाने के दरमियान दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा कि अगर आपको अल्सर बने हुए हैं तो एसिड प्रोड्यूस होगा और वो अल्सर्स पे लगेगा और आपको दोबारा वही सख्त किस्म के सिम्पटम्स आएँगे और हो सकता है कि आपको ये परेशानी हो कि शायद आपका एच पाइलोरी इरेडिकेट नहीं हुआ। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने कुछ वक़्फ़े से 4 से 6 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना पेट भर के, लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाते रहना है। ये होगी डाइट की बात और एंड में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका पॉज़िटिव आ जाता है तो आप परेशान ना हों। ये जो झूठी बातें आजकल फैलाई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि इससे बड़ा डिप्रेशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। देखें वो बिल्कुल एक अलग मामला है। वो ऐसे पेशेंट जिनको पहले ही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का मसला हो और इसके साथ-साथ उनको एच पाइलोरी जो है वो बहुत देर से चलता आ रहा हो, सालों से उनका स्टमक खराब हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनको एक एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का फ़ेज़ आ सकता है। तो ये जो है जरासीम है बज़ाते खुद कोई एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन कॉज़ करने का अहल नहीं है। तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना है, आपने इसका सही तरह इलाज करवाना है ताकि ये इरेडिकेट हो। पिछली कई वीडियोज़ में मैं आपको ये बता चुका कि ये कैसे फैलता है, ये कैसे जो है ना इंसान से इंसान की तरफ जाता है और आपने इसका ट्रीटमेंट भी मैं पहले बहुत अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ लाज़मी देखें जाके और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करें क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। शुक्रिया।